देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर जो चैप्टर है उसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें केमिकल बॉन्डिंग पे वापस जाना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 4 पे। और केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक था दैट वाज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इट इज़ द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की ताकत क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका एग्जाम्पल हमने दिया था, H और Cl ने कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, पर H और Cl में एक इस इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा लालची है और एक कम लालची है। तो Cl नेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और H दे देता है, पर ये लूज और गेन नहीं होता, ये शेयरिंग ही होती है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये याद रखना कि पॉलिंग स्केल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नापते किस पे? पॉलिंग स्केल पे। तो तुम डेफिनेशन लिखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टेट्स ऑफ मैटर हेडिंग डालेंगे, कॉपी में भी लिखेंगे और मॉड्यूल में मार्क करेंगे, ठीक है। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड विच स्केल इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? पॉलिंग स्केल इज यूज्ड टू मेजर इट, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लोरीन ऑन पॉलिंग स्केल? 4 मैक्सिमम वैल्यू। तीन चीजें अभी लिखेंगे, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेजर्ड ऑन पॉलिंग स्केल एंड फ्लोरीन हैज द मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 4, ठीक है। अब तुम्हें एक चीज और याद दिलानी है मैंने, अगर सपोज दो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स एक साथ आ जाएं, तो ऐसा बॉन्ड में क्या कोई खींचेगा या कोई नहीं खींचेगा इलेक्ट्रॉन? कोई नहीं खींचेगा। तो इसमें क्या पार्शियल चार्जेस डेवलप होंगे? नहीं। तो ऐसा बॉन्ड कहलाता है नॉन पोलर बॉन्ड। क्या कहलाता है? नॉन पोलर, ठीक है। और अगर दो अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पास आ जाते हैं तो वो बॉन्ड क्या कहलाता है? पोलर बॉन्ड। तो मॉड्यूल में तुम ये बना सकते हो आगे, या फिर कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो दो तरह के बॉन्ड होते हैं, अगर दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले आ जाए तो कोई भी नहीं खींचेगा, दोनों की ताकत बराबर है, तो ये नॉन पोलर होता है, यानी कि इस पर कोई चार्जेस नहीं आए हैं। और जिस पे पार्शियल चार्जेस आते हैं वो बॉन्ड क्या होता है? पोलर। ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी दिमाग में आ गई हैं, याद आई हैं चैप्टर 4 से? हाँ, क्लोरीन के कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं है, बनाना है। क्लोरीन मो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, हाइड्रोजन कम है तो पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, नॉन पोलर होगा। हाँ, और वैसे पोलैरिटी के और भी रीजंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। CCl4 नॉन पोलर होता है, वो सब हमने चैप्टर 4 में किया था। बस अभी पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड समझ गए हो? ये स्तवनदीप वर्तिका? यस सर। यस। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट, हाँ पोलर होगा, ठीक है। तो पोलर बॉन्ड जिस पे पार्शियल चार्जेस आते हैं वो पोलर बॉन्ड, जिस पे चार्जेस नहीं आते वो नॉन पोलर, ठीक है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर अब शुरू करते हैं। तो हमने बचपन से ये बात पढ़ी है, सॉलिड लिक्विड गैस आर दी स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस क्या होता था? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस? पार्टिकल्स की इंटर अट्रैक्शंस, है ना। जिसमें पार्टिकल्स में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, डिस्टेंसेस कम होते हैं, वो सॉलिड। जिसके अंदर पार्टिकल्स में डिस्टेंस ज़्यादा होता है और फोर्सेस कम होते हैं, वो लिक्विड। और जिसमें बिल्कुल ही कम होते हैं वो गैस, है ना। तो एक शब्द हमने बहुत बार सुना है, वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कौन सा फोर्स? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता था जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उसे हम बोलते थे, या रिपल्सिव भी हो सकता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज द फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो टाइप के हो सकते हैं, या तो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्शन हो सकता है। तो जो अपनी कॉपी में लिखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की डेफिनेशन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। और उसके बाद हम बात करेंगे अट्रैक्टिव। अब हमने बोला था ना कुछ ऐसी चीज़ें हम बोलेंगे जिससे कॉमर्स वाले को समझ ना आए,
तो बस यही करना है आज से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं बोलना है, वॉन्डर वॉल फोर्स बोलना है। क्या बोलना है? वॉन्डर वॉल फोर्स, बस कंफ्यूज करना है, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और ये रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, पर अट्रैक्टिव वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को बोलते हैं वॉन डर वाल फोर्स। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। व्हाट इज वॉन डर वाल फोर्स? बहुत जगह आएगा, 12th में भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम लिखेंगे अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर कॉल्ड वॉन डर वाल फोर्सेस। अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर कॉल्ड वॉन डर वाल फोर्सेस। Types of van der Waals force. Yes. तो मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। जो अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है उसे वॉन डर वाल फोर्स बोलते हैं, जो अट्रैक्ट करे, ठीक है। रिपल्सिव वालों को नहीं बोलते। तो वॉन डर वाल फोर्स के कितने टाइप्स हैं उन पे आता है। तो वॉन डर वाल फोर्सेस के डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहला फोर्स है डिस्पर्जन और लंडन फोर्स। डिस्पर्जन और लंडन फोर्स कैसे आता है? देखो, दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो एटम्स हैं जो नॉन पोलर हैं, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, दोनों क्या है? नॉन पोलर, यानी इनके बीच में कोई पॉजिटिव नेगेटिव का चार्ज नहीं है, ठीक है। अब ऐसा हो कि यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस आ जाए, कोई डिस्टर्बेंस आ गई, वो डिस्टर्बेंस इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज है कोई बाहर का, तो इससे क्या होगा? इस एटम का या इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव वाला एंड नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। सोचो मेरी बात, एक कंपाउंड नॉन पोलर था, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल एटम भी हो सकता है, नॉन पोलर एटम, ठीक है। इसके अंदर पॉजिटिव सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन इसके आसपास होता है। पर अगर यहाँ पे कहीं नेगेटिव चार्ज आ जाए तो नेगेटिव के आसपास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाँ या ना? और इससे दूर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव की डायरेक्शंस बन जाएंगी यहाँ पे, जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। एक बार दोबारा बताऊं, दोबारा बताऊं। अच्छा देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम बात कर रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, क्या इस पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है? नहीं, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव हो भी सकता है पर वो सिमेट्रिकल होगा। क्या होगा? सिमेट्रिकल। इट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, या तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो सकता है या एक एटम भी हो सकता है। एटम यूजुअली क्या होते हैं? नॉन पोलर, ठीक है। तो अगर इस एटम के पास बाहर कोई नेगेटिव चार्ज आ गया, उसकी वजह से इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव के पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और इससे दूर क्या चला जाएगा? नेगेटिव। तो इसको हम बोल रहे हैं ये डिस्टर्बेंस, ये एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है। ये क्या है? एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। इट्स लाइक कि जब तुम अपना बड़े काम रहते हो और जैसे एग्जाम आता है तब तुम सोचते हो कि चलो पढ़ाई करते हैं, है ना। जब एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस आती है तब तुम्हारी जिंदगी में कुछ चेंजेस आते हैं एग्जाम में। अदरवाइज तो तुम ऐसे ही हो जैसे हो, सोचते हो कि एग्जाम के बाद पढ़ेंगे, पर रहते हो वैसे ही हो, नॉन पोलर। पर पोलर तब होते हो जब बाहर से एग्जाम आता है ना। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट हो गया, अब एक ये पॉजिटिव नेगेटिव है, सपोज इसके साथ दूसरा एटम भी प्रेजेंट था, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो अगर एक के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड खराब हो गया तो दूसरे का भी खराब हो जाएगा। इट्स लाइक तुम अपने दोस्त को देख के पढ़ते हो, अरे वो 2 घंटे पढ़ रहा है, मैं 3 घंटे पढ़ूंगा अब। तो पॉइंट इज दिस, जब इसके अंदर पोलैरिटी आ गई तो इसके पड़ोसी पे भी पोलैरिटी आ जाएगी, आएगी कि नहीं? क्यों? इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को खींचेगा। अब यहाँ पे कुछ अट्रैक्शन सेटअप होगी। अभी यहाँ पे क्या सेटअप होगी? अट्रैक्शन। और ये अट्रैक्शन कहलाती है लंडन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स। लंडन फोर्स बोलो, या ये सब क्यों हो रहा है? डिस्पर्जन की वजह से। डिस्पर्जन माने फैल जाना, डिस्पर्स हो जाना। डिस्पर्जन फोर्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस डिस्पर्स हो गए, इस वजह से ये फोर्स जनरेट हुआ। क्या ये फोर्स परमानेंट है?
या तब तक रहेगा जब तक एग्जाम रहेगा, तब तक पढ़ेंगे। हाँ, एग्जाम के बाद तो वही हो जाएगा, सोचेंगे कि पढ़ेंगे अगली एग्जाम से पहले, तो फिर से हो जाएगा। पर ये टेम्परेरी है या परमानेंट? टेम्परेरी। तो दिस इज अ टेम्परेरी फोर्स, डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल डिस्टर्ब। हाँ हाँ, दिस इज अ टेम्परेरी फोर्स। ठीक है। अच्छा, ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल पहले, ये दो कौन से मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है? दोनों नॉन पोलर थे, दोनों के दोनों क्या थे? यानी दोनों बच्चे ना पढ़ने वाले थे। एग्जाम आया, एक ने पढ़ना शुरू किया, उसको देख के दूसरे ने पढ़ना शुरू किया, तो दोनों नॉन पोलर है। क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा, तो ये हमारा है लंडन और डिस्पर्जन फोर्स। इनकी पढ़ाई का लेवल क्या होगा? अगर ये पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं है, दोनों नॉन पोलर है, तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक होगा। तो दिस इज वेरी वीक फोर्स। ठीक है। और यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता है, हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है R⁶ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स, देखो ये सब लिखा भी होगा यहाँ पे, यहाँ पे ये सारी कहानी दे रखी है। और यहाँ पे टेम्पररी डायपोल्स क्रिएट होते हैं, हमने पढ़ लिया। ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लंडन फोर्स बोलते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है। अच्छा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी पावर 6। खोलूं उसे, दिखाऊं? इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इसके डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। R⁶ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। R क्या है? इनके बीच का डिस्टेंस। हाँ, R⁶। हाँ सर, जैसे ये तो दो थे, अगर तो तीन होते तो मतलब फिर इन दो के अंदर और बचे हुए, मतलब उन दो के अंदर, तो बीच के अंदर बीच वाला तो फिर अपना न्यूक्लियस पे डिवाइड कर, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे चलता रहेगा। इसका नेगेटिव उसके पॉजिटिव को करेगा, उसका इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी वो अगले दोनों दो के बीच की वैल्यू को सेम होगी। सेम होगी अगर उनके बीच का डिस्टेंस सेम है। तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा है किसी में तो फोर्स कम होगा। ठीक है। तो डिस्टेंस सोचो, अगर तुमने डिस्टेंस को डबल कर दिया तो R⁴ क्या होता है? सर F छोटा हो जाएगा ना, बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है। अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया तो 2⁶ से वो छोटा हो जाएगा। समझ में आया? तो वेरी वीक फोर्स है ये 2⁶ 2⁶ ना। R को डबल करा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो F बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। डिस्टेंस को डबल किया। हाँ, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो ये बहुत ही वीक फोर्स है। ये हमारा पहला वॉन डर वॉल फोर्स है, जिसे बोलते हैं लंडन फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता नहीं क्यों डिलीटेड है इस साल, क्योंकि 12th में बहुत लगते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी लगते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड वॉन डर वॉल। पहले शुरुआत करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर कॉल्ड वॉन डर वॉल फोर्स का फर्स्ट टाइप इज डिस्पर्जन और लंडन फोर्स। सेकेंड फोर्स पे आते हैं, तो सेकेंड फोर्स इज कॉल्ड दी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। अच्छा, एक पॉइंट और पीछे वाले में ऐड कर दो। इट अकर्स बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर के बीच में होता है लंडन फोर्स। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। ऐसा होता है ना कि भाई एक बच्चा बहुत शरारती होता है, तो टीचर क्या करती है, उसकी सीट चेंज करके उसे एक पढ़ाकू बच्चे के साथ बिठा देती है ना, ताकि शायद इसकी ज़िंदगी में उससे कुछ फ़र्क पड़ जाए। पर ऐसा होता नहीं है यूजुअली। तो पॉइंट इज दिस, अगर एक शरारती बच्चा हो जो पढ़ना ही नहीं चाहता, तो पोलर हुआ या नॉन पोलर? नॉन पोलर। तो टीचर क्या कहती है कि इसको उसके साथ बिठा देते हैं जो पढ़ता है, शायद ये पढ़ने लग जाए। ठीक है। तो इसको अगर हम किसी पोलर के साथ बिठा दें जिसके पास ऑलरेडी चार्ज है, जो हमेशा ही पढ़ता है, पोलर है वो, ठीक है, तो जब नॉन पोलर और पोलर साथ में आएंगे तो क्या होगा?
इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को खींचेगा, और उसके इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड से चलेंगे। हाँ, तो ये पढ़ने लगेगा उसको देख के या नहीं? Yes, sir. पढ़ने लग जाएगा, ठीक है। तो जब पोलर के पास नॉन पोलर आएगा तो इनके बीच में अट्रैक्शन सेटअप हो जाएगी, और ये वाली अट्रैक्शन क्या डिस्पर्जन फोर्स जितनी वीक होगी या थोड़ी उससे स्ट्रांग होगी? उससे स्ट्रांग होगी, क्योंकि इसमें एक ऑलरेडी एक परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल है, ये वाला परमानेंट पोलर है ना। तो दिस इज कॉल्ड डायपोल। ने ये ऑलरेडी एक डायपोल था, ये क्या था? डायपोल। एक डायपोल ने दूसरे को इंड्यूस किया है, क्या किया है? इंड्यूस। तो ये डायपोल था और ये इंड्यूस डायपोल है। डायपोल माने दो चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव। एक के पास ऑलरेडी डायपोल था और दूसरे पे वो इंड्यूस किया गया। डायपोल का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, डायपोल, दो पोल्स है ना। तो ये जो परमानेंट डायपोल था और ये नहीं था, पर इसके ऊपर भी डायपोल बन गया, तो इसे बोलते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। तो ये एक पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स है, नोन एज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। डायपोल ने दूसरे पे इंड्यूस किया, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। ये भी काइंड ऑफ वीक ही है, इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स इज अगर बिटवीन टू पोलर एंड नॉन पोलर। फॉर एग्जाम्पल एक Cl2 हो और एक HCl हो, तो HCl और Cl2 के बीच में ये फोर्स जनरेट हो जाएगा, HCl Cl2 को पोलराइज कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, तो दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज occurs between a polar and non-polar molecule, ये लिख लो, ठीक है। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो r⁶ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी डिस्टेंस बढ़ने से इसका फोर्स भी r⁶ टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, 1/r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, क्या ये फर्स्ट वाले में था, इसमें भी इतना ही फोर्स है। अच्छा, उसके अंदर और क्या पॉइंट था? ये परमानेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें एक तो परमानेंट डायपोल है, एक तो परमानेंट है ना, तो उसका चार्ज तो नहीं हट सकता, तो इसके साथ जो भी होगा वो हमेशा रहेगा। पर उस केस में क्या होता था, अगर बाहर से डिस्टर्बेंस हट जाए तो वो क्या हो जाएंगे? नॉन पोलर हो जाएंगे दोबारा। ये परमानेंट फोर्स है, ठीक है। मॉलिक्यूल हट जाएगा तो ना, फिर तो हम फोर्स ही किस में देख रहे हैं? हम तो फोर्स ही इन दोनों में देख रहे हैं, और इनमें से एक परमानेंट पोलर है तो फोर्स परमानेंट रहेगा। पर बाहर की एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, ये इंटरनल फैक्टर है ना इसका, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस थोड़ी हुई, ये तो इंटरनल हुई, क्योंकि ये तो एक खुद ही एक मॉलिक्यूल है। तो अगर कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस हुई तो ये नॉन पोलर नहीं बनेगा, वो वाला फिर से पहले वाला बन जाएगा वापस नॉन पोलर, ये वाला नॉन पोलर नहीं बन पाएगा, ये तो ऑलरेडी पोलर है ना। इंड्यूस्ड डायपोल वाला तो हट ही गया फोर्स, तो फिर तो ये कैसे हटा? ये तू किन दो चीजों के बीच में देख रहा है? जैसे आपने पोलर एक HCl और एक Cl2, अब बता क्या करूं? Cl2 वाला वो इंड्यूस्ड डायपोल बन गया तो फोर्स के बाद, तो अगर कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस हुई तो Cl2 वाला फिर से नॉन पोलर बन जाएगा। वो तो तू केस बना रहा है कि एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस तू ला रहा है, इसके अंदर एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस होती है क्या? इस वाले में नहीं है ना एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। अब वो तू लाएगा तो कुछ भी हो सकता है, तू उसको अलग कर दे, तू कुछ भी कर दे, तो वो तो होगा ही, पर क्या वो उसका नेचुरल केस है? नहीं ना, नेचुरल केस नहीं है ना। नेचुरल केस में एक पोलर है और एक नॉन पोलर है। पोलर वाला तो हमेशा पोलर रहेगा, इसीलिए उस पर इंड्यूस्ड डायपोल भी हमेशा रहेगा, अगर वो साथ है तो। क्योंकि ये परमानेंट है, HCl तो परमानेंट है और ये नहीं है परमानेंट, पर ये दोनों के बीच का फोर्स देख रहे हैं, तो एक तो पोलर होगा ही, तो हमेशा ही फोर्स रहेगा। बाहर की एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस आए जाए ना जाए, कुछ भी ना, फर्क नहीं पड़ता उससे। हाँ, ठीक है। पर उसमें क्या है, उसमें कॉज ही एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस था, इसमें कॉज एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है या इंटरनल फैक्टर है? इंटरनल फैक्टर तो चेंज होने नहीं वाला, क्योंकि एक तो हमेशा ही पोलर रहने वाला है, तो फोर्स भी परमानेंट है। क्लियर है? अच्छा, अब ये स्ट्रॉन्गर देन लंडन फोर्सेस, इट इज स्ट्रॉन्गर देन लंडन फोर्स, लिख देते हैं, स्ट्रॉन्गर देन लंडन फोर्स।
सर अगर फोर्स इसका वो है तो परमानेंट है तो फिर तो बॉन्ड भी परमानेंट हो जाएगा। क्या परमानेंट हो जाएगा? बॉन्ड बॉन्ड तो है ही नहीं, ये फोर्स है। बॉन्ड और फोर्स में डिफरेंस होता है। बॉन्ड्स मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। अच्छा, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, अच्छा अगर ऐसा हो कि दो दोस्त दोनों ही पढ़ने वाले दोस्त हैं तो इनकी अट्रैक्शन क्या होगी? वेरी स्ट्रॉन्ग। यानी कि दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऑलरेडी परमानेंट डायपोल है, यानी कि दो HCl के मॉलिक्यूल ले लो, है ना, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। इसको बोलेंगे डायपोल डायपोल फोर्स। डायपोल 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 फोर्स। ठीक है, ये भी परमानेंट होगा। ये तो परमानेंट हो गई। ठीक है, डायपोल डायपोल फोर्स इट इज द स्ट्रॉन्गर, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट वन डर वाल फोर्स, या इन तीनों से स्ट्रॉन्गर लिख देते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट देन डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। परमानेंट और टेम्परेरी? परमानेंट। परमानेंट फोर्स। अच्छा, इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 3। तो यानी ये थोड़ा उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इतना इफेक्ट नहीं पड़ता इस पे डिस्टेंस पे जितना उस पे पड़ता था, क्योंकि r टू द पावर 6 था, इसमें r टू द पावर 3 है। ये r टू द पावर 3 है फॉर फिक्स्ड मॉलिक्यूल्स जो फिक्स होते हैं। पर अगर मॉलिक्यूल रोटेट हो रहे हो, क्या हो रहे हो, घूम रहे हो हवा में, जैसे घूम सकते हैं मॉलिक्यूल, तो रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स के लिए वो वापस उसी पे आ जाता है r टू द पावर 6। रोटेशन से वो इतनी स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जहाँ से उसे अट्रैक्ट होना है पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। अगर एक साइड उसकी पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव है ना, अगर रोटेट करेगा तो फिर उसको भी रोटेट होना, दूसरा भी रोटेट करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होती है जब वो मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा हो। तो फिक्स मॉलिक्यूल के r टू द पावर 3 और रोटेटिंग मॉलिक्यूल के r टू द पावर 6 से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, r इज अगेन द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस या दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा अब और क्या बोलें इसके बारे में? डायपोल डायपोल, इट अकर्स बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। यस, अकर्स बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नोटेड। नेक्स्ट पे आते हैं। अब इसी में हमें पढ़ाना था हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये मैंने बताया था ये फोर्स है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? फोर्स। इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल डायपोल फोर्स। स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल डायपोल फोर्स। ये डायपोल डायपोल फोर्स ही है, पर ये होता उन्हीं मॉलिक्यूल में है दैट हैव, it occurs in molecules having, it occurs in molecules having HF, OH, FH, OH और NH bonds। जिनके पास FH, OH और NH bonds होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जिनके पास FH, OH, NH बॉन्ड नहीं होते उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल
अगर हम बात करें H और F में, ठीक है, तुम्हें पता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव थिंग क्या है? फोन। यानी फ्लोरीन अगर खींचना चाहे तो सबसे ज्यादा खींच सकता है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी पॉलिंग स्केल पे वैल्यू क्या है? 4, स्ट्रॉन्गेस्ट है। अच्छा, तो अगर फ्लोरीन हाइड्रोजन से आता है तो इनके बीच में जो चार्ज बनेंगे ये HCl से ज्यादा बनेंगे या कम? ज्यादा। तो इससे ज्यादा तो बन ही नहीं सकते क्योंकि फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इनके बीच में डायपोल डायपोल फोर्स होगा क्योंकि दोनों परमानेंट डायपोल हैं, दोनों परमानेंट डायपोल हैं। HF दोनों परमानेंट डायपोल हैं। पर फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में से तो सबसे ज्यादा नेगेटिव हो सकता है और हाइड्रोजन को सबसे ज्यादा पॉजिटिव बना सकता है। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसे बोलेंगे तो डायपोल डायपोल फोर्स, पर ये डायपोल डायपोल से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, है ना, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में है। तो ऐसे फोर्स को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। जैसे मैंने बोला था कि हर इंसान को जेम्स बॉन्ड नहीं बोलते, कुछ ही लोगों को बॉन्ड बोलते हैं। तो उसी तरीके से हर एक फोर्स को बॉन्ड नहीं बोलते, सिर्फ एक फोर्स है जो जेम्स बॉन्ड है फोर्सेस का, और वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इट इज द strongest van der Waals force, it is the strongest dipole dipole force, it is the strongest intermolecular force। ये किन के अंदर एग्जिस्ट करेगी? जिनके अंदर HF OH NH बॉन्ड हो। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर में क्या एग्जिस्ट करेगा? डज वाटर हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग? यस। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी है क्योंकि O नेगेटिव और H पॉजिटिव, O नेगेटिव और H पॉजिटिव, और ये इनके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्लियर है? हाँ, ये H2 का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा H2 का मॉलिक्यूल है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। So how many types of van der Waals forces did we study? 4. First is London force or dispersion force, temporary force, weak force, dipole induced dipole, permanent force, stronger than dipole London force, and फिर dipole dipole force। पोलर पोलर के बीच में dipole dipole, पोलर नॉन पोलर में dipole induced dipole, और दो नॉन पोलर में डिस्पर्शन और रिडक्शन। हाँ, डिस्पर्शन। ठीक है, यस वर्तिका, तमनदीप, क्लियर? Yes, sir. ऑल राइट, नेक्स्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर पे। ये सब कुछ मॉड्यूल में लिखा हुआ है तो तुम इसको देखोगे, डायग्राम भी बने हुए हैं, ठीक है, Yes, sir. पर तुम्हें अभी लिखोगे तो अच्छी बात है। पार्शियल चार्ज आर ऑलवेज लेस दैन फुल चार्ज। पार्शियल चार्ज हमेशा फुल चार्ज से कम होते हैं। फुल चार्जेस किसे होते हैं? एनानाइन में आते हैं, Na+Cl-, वो फुल चार्जेस होते हैं, वो आते हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो चार्ज होते हैं 1.6 × 10⁻⁻⁹। पर पार्शियल चार्जेस आर ऑलवेज लेस देन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मल एनर्जी। हमने देखा है जब हम पानी को बॉईल करते हैं, जब हम पानी को हीट करते हैं, धीरे धीरे उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, और वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है कभी, है ना, जब बॉईल करने लगते हैं। तो हीट करने से कोई एनर्जी आती है मॉलिक्यूल्स में, हाँ या ना? आती है, और उस एनर्जी को बोलते हैं थर्मल एनर्जी। क्या बोलते हैं? तो थर्मल एनर्जी मोशन से आती है। किससे आती है? मोशन से। अच्छा, थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। जितना हाई टेम्परेचर होगा उतनी उसमें थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। इट इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ये काइनेटिक एनर्जी का मेजर भी है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी थर्मल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। थर्मल एनर्जी कीप्स मॉलिक्यूल्स अपार्ट। ये लाइन लिखना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टेंड टू कीप मॉलिक्यूल टुगेदर बट थर्मल एनर्जी कीप्स देम अपार्ट। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स को पास रखते हैं और थर्मल एनर्जी मॉलिक्यूल्स को दूर रखती है।
हम क्या कह रहे हैं? अच्छा, सॉलिड के पास सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। क्या होता है? सॉलिड के पास सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जानते हैं। पर सॉलिड के पास सबसे कम थर्मल एनर्जी होती है। सबसे ज्यादा थर्मल एनर्जी गैस के पास होती है। गैस हैज द मोस्ट थर्मल एनर्जी। तो गैसेस के मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं क्योंकि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो थर्मल एनर्जी का ही मेजर। ये तो जिसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है उसमें थर्मल एनर्जी ज़्यादा है। तो गैसेस हैव मोस्ट थर्मल एनर्जी बट सॉलिड्स हैव लीस्ट। गैसेस हैव लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बट सॉलिड्स हैव मोस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं, ठीक है सर। हाँ बोले सर जिसमें तीन एटम्स वाला मॉलिक्यूल होता है उसमें कैसे पता लगता है पोलर नॉन पोलर का? उसमें हमने चैप्टर पढ़ा है ना बॉन्डिंग, उसमें हमने पोलैरिटी को देखा है। जैसे NF3 और NH3, F और N में से कौन ज़्यादा पोलर, लाइक दिस। F की तरफ जाएगा, फिर F की तरफ जाएगा, फिर F की तरफ जाएगा, लोन पेयर अपनी तरफ लेगा, तो पोलैरिटी इसमें रिड्यूस हो जाती थी। तो हम एरोज बना के उनका वेक्टर सम निकालते हैं, जो फिजिक्स में तुमने किया है। तो HNO3 में पहले तुम उसका डायग्राम बनाओगे, है ना, जो हम NO3, तो HNO3 के अंदर भी वैसे ही निकलेगा, ON की तरफ, ON की तरफ, N से O की तरफ, वेक्टर सम देखेंगे। और H के बीच में भी होगा, O और H की तरफ। हाइड्रोजन बॉन्ड तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। हम तो अभी वो देख रहे हैं, पोलर नॉन पोलर देख रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देख रहा है। पोलर नॉन पोलर देखने के लिए तो इनके वेक्टर सम निकालेगा, तो उससे निकल जाएगा क्योंकि डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, पता है। तो क्लियर है तमनदीप? तमनदीप यस सर, क्लियर है सर। अच्छा, तो when molecular interaction are very weak, molecules do not cling together to make liquid or solid unless thermal energy is reduced by lowering the temperature. कुछ नहीं, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें बस ये समझें गैसेस डू नॉट लिक्विफाई ऑन द कंप्रेशन ओनली। तो पता है गैसेस जो होती हैं उनको लिक्विफाई करना, जैसे LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना। तो हमें अगर गैसेस को लिक्विफाई करना है, लिक्विड बनाना है, तो उस प्रोसेस में ये समझा जाए कि सिर्फ कंप्रेस करके काम नहीं होता, उसको लो टेम्परेचर पे लाते हैं तब जाके वो लिक्विड बनती है, ठीक है। सिर्फ कंप्रेस करने से तो उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगे, पर उनको कूल करने से उनकी थर्मल एनर्जी डाउन होगी। थर्मल एनर्जी क्या होगी? डाउन। और थर्मल एनर्जी डाउन होगी तभी वो लिक्विड बनेगा, नहीं तो गैस लिक्विड नहीं बन पाएगा। समटाइम्स गैसेस नॉट ओनली डू नॉट लिक्विफाई ओनली ऑन कंप्रेशन बट वी ऑल्सो नीड टू रिड्यूस दी टेम्परेचर। क्लियर है पॉइंट? तो हाउ, हाँ बोलो। कंप्रेशन का मतलब होता है उसे कंप्रेस करना, दबाना, वॉल्यूम कम करना। उसके लिए टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, वो प्रेशर है और वो टेम्परेचर है। पर लिक्विड बनाने के लिए कंप्रेस और ठंडा दोनों करना पड़ेगा। कोई भी गैस को अगर तुझे लिक्विड बनाना है, तो जैसे CO2 गैस है, उसको तू कंप्रेस करने से लिक्विड नहीं बनेगी वो, ठीक है। उसके अंदर हमें कंप्रेस करने के साथ साथ उसका टेम्परेचर भी क्या करना पड़ेगा? डाउन, तो वो सॉलिड बन जाएगी या लिक्विड बन जाएगी CO2, ठीक है। अच्छा, तो थर्मल इससे क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ना सिर्फ हमें उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ाने हैं बट उसकी थर्मल एनर्जी भी कम करनी है। तो अब यहाँ से चैप्टर शुरू होता है गैस स्टेट पे। तो गैस स्टेट और लिक्विड स्टेट इस चैप्टर में मिलेगी और सॉलिड स्टेट का चैप्टर अलग है 12th में,
ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हम दो ही पढ़ने वाले हैं, गैस स्टेट और लिक्विड स्टेट। मेनली गैस स्टेट पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो गैस स्टेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ये तुम्हें आती हैं, बताने की जरूरत तो नहीं। गैसेज आर कॉम्प्रेसिबल, एक्सर्ट प्रेशर, दे हैव लो डेंसिटी देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, वॉल्यूम्स इज नॉट फिक्स्ड गैसेज का, ये सारी आती हैं सबको। गैसेज मिक्स इन ऑल प्रोपोर्शंस, ठीक है। तो गैस स्टेट में फर्स्ट इज गैस लॉज पे आते हैं। तो गैस लॉज, तो देखिए अगर हम बात करें बॉयल, गैस की कुछ लॉज हैं और इन लॉज का नाम है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये-लुसाक्स लॉ। ये गैसेस के ऊपर लगते हैं और इनके अंदर कुछ वेरिएबल्स यूज होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। गैसेस का क्या क्या मेजर कर सकते हैं? वी कैन मेजर प्रेशर ऑफ गैसेस, वी कैन मेजर वॉल्यूम ऑफ गैसेस, वी कैन मेजर टेम्परेचर एंड मोल्स, है ना। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स। तो इनके बीच में कुछ रिलेशंस हमने देखा। पहला रिलेशन बॉयल ने देखा, उसने देखा कि जब, जैसे फॉर एग्जांपल तुम एक बलून ले लो, ठीक है, ये बलून की वॉल्यूम है v, ठीक है, इसकी वॉल्यूम क्या है v। अगर सपोज मैं इसकी वॉल्यूम को कम कर दूं कंप्रेस करके, तो तुम मुझे बताओ कंप्रेस करने से इसके अंदर प्रेशर का क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? अगर मैं एक गैस है और भरी पड़ी है बलून में, बलून को मैं कंप्रेस करूं तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? प्रेशर बढ़ेगा, है ना। प्रेशर होता क्यों है? प्रेशर होता है क्योंकि वॉल्स पे गैस मॉलिक्यूल जब हिट करते हैं तो प्रेशर अप्लाई होता है। प्रेशर कब अप्लाई होता है? क्यों गैसेस प्रेशर अप्लाई करती हैं? क्योंकि गैसेस ही करती है, सॉलिड और लिक्विड तो प्रेशर अप्लाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब हम गैस को किसी कंटेनर में रखते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स हिट करते हैं वॉल को, और हिट करने की वजह से प्रेशर होता है। प्रेशर, व्हाई डू गैसेस एक्सर्ट प्रेशर? बिकॉज दे हिट दी वॉल्स ऑफ कंटेनर, ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। व्हाई डू गैसेस अप्लाई प्रेशर, ठीक है। अब दूसरी बात, हमने बोला इसकी वॉल्यूम को कम कर देते हैं, बलून को कंप्रेस कर देते हैं, तो मॉलिक्यूल ज़्यादा हिट करेंगे। क्यों? क्योंकि अब वॉल्यूम क्या हो गई है? कम। मोल्स उतने ही हैं, पर वो उसकी जगह क्या हो गई? कम। तो अब कम जगह में वो ज़्यादा हिट करेंगे। पहले वो दूर होते थे तो धीरे हिट करते थे, अब जल्दी हिट करेंगे, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। तो व्हाट डू यू से, अगर तुमने वॉल्यूम को कम किया तो प्रेशर बढ़ा या नहीं? तो इनवर्स या डायरेक्ट? इनवर्स। गिवन कि ये बलून बंद रहेगा, अगर बलून को खोल दिया तुमने तो ये लॉ नहीं लगेगा। दैट मीन्स मोल्स शुड बी फिक्स। क्या फिक्स होने चाहिए? मोल्स और टेम्परेचर। तो द पॉइंट इज, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, द प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड विद वॉल्यूम, और मोल्स को भी फिक्स रखते हैं। तो पॉइंट इज दिस, तुम्हारे पास कितने वेरिएबल्स हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स। अब अगर तुम किसी दो के बीच में रिलेशन चाहते हो, तुम चाहते हो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन चाहो, ये सोचो, हम एक रिसर्च कर रहे हैं, कि स्कूल के मार्क्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। स्कूल के मार्क्स डिपेंड करते हैं सपोज व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, हार्डवर्क पे और होमवर्क पे, ठीक है। तो हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं जो हमारे स्कूल के मार्क्स को क्या करते हैं? रिलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मार्क्स और प्रेशर के बीच, मार्क्स और व्हाट्सएप के बीच में रिलेशन देखूं, किसके बीच में? मार्क्स और व्हाट्सएप के बीच में, तो बाकी चीजें क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट, तभी तुम बता पाओगे सही से। अगर ये बाकी चीजें चेंज होती रही तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ व्हाट्सएप विद द मार्क्स। तो पॉइंट इज दिस, अगर मुझे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन चाहिए तो मुझे बाकी चीज़ों को क्या रखना है? कांस्टेंट। तो मैं किन चीज़ों को कांस्टेंट रखूंगा? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूंगा और मोल्स को कांस्टेंट रखूंगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन आएगा, और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन क्या आएगा कि वो रहेगा इनवर्स। ये बलून में कैसे किया हमने? बलून को बंद रखेंगे तो मोल्स फिक्स रहेंगे, अगर कंप्रेस कर रहा हूँ तो उसी टेम्परेचर पे कर रहा हूँ, तो टेम्परेचर फिक्स था और मोल्स भी फिक्स थे। बोलो हर्ष, आ गया क्लियर? प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम। अगर मैं इसको इक्वल करना चाहूँ तो P इज इक्वल टू K
अपॉन वी होगा, हाँ या ना, के बाय के वन ले लेते कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा पी वी इज इक्वल टू के वन, पी वी इज इक्वल टू के वन। के वन की वैल्यू टेम्परेचर के साथ वेरी करेगी। तो इसमें के को बस कांस्टेंट बोलेंगे, फिर इसका कोई नाम होगा। नहीं, बस कांस्टेंट बोलेंगे, वाइस कांस्टेंट। इसको हटा देंगे। क्यों? क्योंकि अच्छा अगर मैं बोलूँ ये K1 सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो P और V पे डिपेंड करेगा नहीं। P और V के रिलेशन में ही तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कि इसकी वैल्यू औरों पे डिपेंड नहीं करती। तो अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करूं तो कांस्टेंट फिक्स रहेगा, हाँ या ना। तो अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम को P1 V1 से P2 V2 ले जाऊं तो ये दोनों ही K1 के इक्वल होंगे, हाँ या ना। प्रेशर और वॉल्यूम पे तो कांस्टेंट डिपेंड करता नहीं, तो P1 V1 भी कांस्टेंट होगा और P2 V2 भी कांस्टेंट होगा। तो बॉयल्स लॉ का एक और फॉर्म है, दैट इज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो व्हाट इज बॉयल्स लॉ? एक बॉयल्स लॉ का फॉर्म याद रखना है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। समझ आया? इसको टेंपरेचर पे कैसे डिपेंड करता है? क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो ये लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली रिलेटेड नहीं रहेंगे, हमने बोला है। तो अगर मोल्स चेंज होंगे तब भी नहीं रहेंगे। तब भी नहीं रहेंगे, तो मोल्स पे भी डिपेंड कर सकता है वो। बट यहाँ पे फिर सिर्फ यही लिखा वैल्यू ऑफ केवल वैल्यू। क्योंकि वो ये मान रहा है कि तुम कम से कम इतने समझदार तो होगे कि मोल्स को वेरी नहीं करोगे जब तुम रिलेशन देख रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर वेरी करोगे। ये तो नहीं है ना कि गैस को हटा दोगे और फिर तुम निकाल रहे हो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। मोल्स पे भी वो डिपेंड करेगा, पर वो ये सोच रहा है कि तुम मोल्स को क्यों डिपेंड चेंज करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर चेंज हो जाएगा बाहर, उसने इसलिए मेंशन नहीं किया। वैसे वो मोल्स पे भी वेरी करेगा, ठीक है। अच्छा मिटा दूँ इसे? सर एक सेकंड मत मिटाना, मैं लिख रही हूँ। तो अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ बनाना चाहूँ तो प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। इन्वर्स का ग्राफ देखा है ना, ऐसा दिखता है। क्या बोलते थे? इन्वर्स पैराबोला क्या बोलते हैं? ग्राफ्स पढ़े नहीं पढ़े अभी? अच्छा अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दूं तो ये ग्राफ चेंज हो जाएगा, पर रहेगा इन्वर्स ही। अच्छा और अगर मैं फिर से टेम्परेचर चेंज कर दूं तो भी ये रहेगा इन्वर्स ही रहेगा। क्या रहेगा? इन्वर्स। तो इन्वर्स ही रहेगा ये। और इस प्रोसेस में हर एक केस में टेम्परेचर को क्या रखा है हमने? कांस्टेंट। तो इन ग्राफ्स को बोलते हैं आइसोथर्म। क्या बोलते हैं? बनाना है ग्राफ कॉपी। आइसोथर्म। ये यूनिट्स भी वो मेजर मतलब मैटर करती हैं। कौन सी यूनिट्स? हाँ बार और ये बार और डीएम क्यूब में बनाया है, तुम मत लिखो, प्रेशर और वॉल्यूम लिख दो सिर्फ, कोई बात नहीं। ग्राफ बनाओ, ये बना लिया। Isotherm. It is a process done at constant temperature is called isotherm. Done at constant temperature is isotherm. ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? अच्छा अब इधर देखें, अगर मैं प्रेशर और 1/v का ग्राफ निकालूं तो भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये ग्राफ भी बनाओ, बॉयल्स लॉ का प्रेशर वर्सेस 1 वॉल्यूम, तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसमें T1 T2 T3 में से कौन सा हाईएस्ट है ये हम अभी समझाएंगे दूसरे लॉज की हेल्प से, पर उससे पहले ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये ग्राफ बनाए, क्वेश्चन नंबर 1 करें। तो ये वाला आइसोथर्म नहीं होगा? ये भी आइसोथर्म। T3 to T2 से बड़ा है। टेम्परेचर एक प्रोसेस, ऊपर भी तो ये सारे चेंज थे। एक जब हमने प्रोसेस किया, एक लाइन बनाते वक्त टेम्परेचर कांस्टेंट, तो एक लाइन एक प्रोसेस करते वक्त ये टेम्परेचर था कांस्टेंट। तो एक लाइन कब मिली है? आइसोथर्म पे। तो दूसरा अलग आइसोथर्म है और तीसरा अलग आइसोथर्म है। सिमिलरली ये भी कांस्टेंट टेम्परेचर्स पे लिए गए हैं। T3 T2 T1 के नाम है तो टेम्परेचर्स हैं।
हाँ, पर T1 T2 T3 तीनों अलग ग्राफ है, उन तीनों ग्राफ्स को हमने एक ही ग्राफ में दिखाया हुआ है। तो ये तीनों प्रोसेसेस आइसोथर्म थे। जब ये लाइन बनाई गई है तो टेम्परेचर को चेंज नहीं किया गया। पूरी लाइन पे T3 था, पूरी लाइन पे T2 था और पूरी लाइन पे T1 था। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। यस, हो गया। इजी क्वेश्चन है। हाँ जी, रूम टेम्परेचर होता कितना है? 24 डिग्री सेल्सियस कह रहा हूँ। कितना आ रहा है? 20। सर हमने मेजर करा 23 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, देखिए तो प्रेशर P1 कितना है? 0.2 बार। तुम किस लिए यहाँ पे रूम टेम्परेचर लिखा है इसलिए ले रहे हो? नहीं सर, वो ऐसे पूछ रहा था। ऐसे ही पूछो। अच्छा, P1 कितना है? 0.2 बार। V1 कितना है? नहीं, इफ एट 1 बार गैस ऑक्यूपाइज। अच्छा ठीक है, V1 हमें नहीं पता। 1 बार पे गैस ऑक्यूपाइज 2.27 लीटर्स। तो P2 कितना है? 1 बार। और V2 कितना है? 2.27 लीटर, है ना। तो पॉइंट इज दिस, एक बलून है, वगैरह बलून तब बर्स्ट हो जाएगा जब उस बलून के अंदर प्रेशर 0.2 बार हो जाएगा। तो वो बलून मैक्सिमम कितनी वॉल्यूम पे जा सकता है? तो दैट मीन्स जब P1 0.2 बार होगा तो V1 पे वो बर्स्ट हो जाएगा, इतनी वॉल्यूम पे वो बर्स्ट हो जाएगा। और हमें ये भी देखा कि गैस 1 बार पे इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो हम क्या लगाएंगे? बॉयल्स लॉ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बहुत ही सिंपल है। तो दैट विल बी, नहीं है, हमें बोला गया एक बलून है, वो बलून बर्स्ट हो जाता है जब उसके अंदर का प्रेशर 0.2 बार हो जाता है। नहीं, 1 बार पे टिका थोड़ी है, ये थोड़ी बोला कि वो बलून के अंदर इतना प्रेशर है। ये बोला कि गैस का 1 बार पे इतना प्रेशर होता है, इतनी वॉल्यूम होती है। सर 11.35 लीटर आ रही है। क्या आ रही है? 11.35 लीटर। ठीक है, यही होगा फिर। तो हमने लगाया 11 वो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 और उससे सॉल्व कर दिया। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन सबको? नेक्स्ट, ये वाला पार्ट हम बाद में करेंगे। शो दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। इस पर भी हम आएंगे। लेट्स टॉक अबाउट चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में है। ये चैप्टर ऐसा है कि तुम अपने खुद दिमाग से आसपास की चीज़ों से खुद समझ सकते हो। चार्ल्स लॉ को सोचते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, व्हाट डू यू से? पर जब हम वॉल्यूम और टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं तो क्या चीज़ें फिक्स रहनी चाहिए? प्रेशर और मोल्स फिक्स रहने चाहिए, क्योंकि जो चीज़ों के बीच में रिलेशन देख रहे हैं बाकी चीज़ें कांस्टेंट। तो अब हमें ऐसी चीज़ सोचनी है जिसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन देखा जाए, जिसमें मोल्स गैस के बाहर ना जाए और प्रेशर चाहिए। तो वॉल्यूम कम होती है, गैस कौन सी? टेम्परेचर बढ़ाते हैं। दोनों शायद एक ही गैस होनी चाहिए ना, तो लिक्विड और गैस के बीच में ट्रांजिशन कर रहा है। सर वैसे भी अगर टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगी। क्यों? हाँ, कोई रीज़न बताओ।
क्योंकि गैसियस अगर हम वो करेंगे तो वेपर बढ़ जाएगी ना, थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी और वो फिर वॉल्यूम बढ़ा देगी। अच्छा, सिंपल सी बात है, जो समर्स में टायर्स ज़्यादा बर्स्ट होते हैं गाड़ियों के, ठीक है, गाड़ियों के टायर्स जो हैं बर्स्ट होते हैं समर में, विंटर में नहीं होते। सिंपल सी बात ये भी है, बलून को अगर तुम गर्म कर दो तो वो फट जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। या छोड़ो, प्रेशर कुकर को सोचो, प्रेशर कुकर में अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो जो अंदर की गैस है वो बाहर आ जाती है, क्योंकि अंदर वॉल्यूम बढ़ गई थी और अंदर गैस की वॉल्यूम बढ़ गई थी, तो थोड़ी वॉल्यूम प्रेशर कुकर से बाहर आ गया। तो पॉइंट इज दिस, हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस, है ना। तो पॉइंट इज दिस कि फिर ऐसा बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ता है तो एक्सपेंशन होता है। हाँ, ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बट एट फिक्स प्रेशर एंड मोल्स, तभी। तो अगर इसको इक्वल करना चाहे तो क्या चाहिए होगा? कांस्टेंट, कांस्टेंट K2 ले ले, तो V इज इक्वल टू K2T, ठीक है। अच्छा, अब K2 विल बी इक्वल टू V बाई टी, और K2 तो वॉल्यूम और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा नहीं। तो दैट मीन्स अगर मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर को चेंज करूं तो वो दोनों K2 के इक्वल होंगे और वो दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। तो V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। दिस इज दी चार्ल्स लॉ। पर इस सब में एक चीज याद रखनी पड़ेगी, टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी इन केल्विन। टेम्परेचर ऑलवेज इन केल्विन, डिग्री सेल्सियस में नहीं चलेगा। और केल्विन के स्केल को बनाया भी इसीलिए गया ताकि ये इस चार्ल्स लॉ में फिट कर सके। सर वो T1 ही रहेंगे दोनों, वो दोनों में T1 ही रहेगा, V1 बाय T1 और V2 बाय T1। हाँ, V1 बाई T2, सॉरी, ठीक है, V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। एक्चुअल में है क्या, पहले हमारे पास डिग्री सेल्सियस स्केल था, ठीक है, तो हमने देखा था जब भी एक V इनिशियल था, तो जब भी हम क्या करते थे, हीट करते थे 1 डिग्री से, तो जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होती थी 1/273.15 के फैक्टर से। तो पॉइंट इज दिस, थोड़ा सा ये सोचो, जो जब हम इनिशियल जो भी वॉल्यूम होती थी, जब हम उसको हीट करते थे और टी टेम्परेचर बढ़ा देते थे, कितना टेम्परेचर बढ़ा देते थे? टी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, तो उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती थी T बाय 273.15 से। तो हमने बोला कि क्यों ना हम टेम्परेचर को टेम्परेचर का स्केल ही चेंज कर दें और 273.15 उसके डिग्री सेल्सियस में ऐड कर दें। तो ये सब चीज़ें अभी तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, बाद में देखेंगे जब अगर दूसरी टाइम करेंगे, जब हम एडवांस में, तब सोचेंगे इस बात को। पर पॉइंट इज दिस कि केल्विन का जो स्केल है वो इसीलिए बनाया गया ताकि चार्ल्स लॉ उसमें फिट हो जाए, ठीक है। तो जब भी टेम्परेचर आएगा स्टेट्स ऑफ मैटर में, तो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में डलेगा, ना डिग्री फ़ारेनहाइट में, ना डिग्री सेल्सियस में। याद रखेंगे ये बात। तो ये लॉ फॉलो होगा, V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, ठीक है। तो इसका ग्राफ चार्ल्स ने देखा कि ये जो ग्राफ है, ठीक है, किसका? वॉल्यूम और टेम्परेचर। वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर का ग्राफ तो हमने बनाया, और ये क्योंकि अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में है तो किसको फिक्स रखा है? प्रेशर को। तो ऐसा प्रोसेस दैट अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड आइसोबार। क्या कहलाता है? आइसोबार। तो ये ग्राफ आइसोबार है, प्रोसेस दैट अकर एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। जो प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे उसे बोलते हैं आइसोबार। तो चार्ल्स ने देखा
कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ आ रहा है आइसोबार कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब उसने ये प्लॉट किया कि ये सारे ग्राफ अगर मैं इसको पीछे 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 डॉट 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 डाल दूं तो ये सारे ग्राफ मिलेंगे एक टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर है -273.15 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उस टाइम पे डिग्री सेल्सियस ही नोन था, तो डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसने ग्राफ बनाया। केल्विन तो बनाया था ना इस लॉ के बाद, तो ये इतना लो टेम्परेचर पे जा नहीं सकते हम यूजुअली ना, ठीक है। तो इसीलिए ये लाइंस क्या है, डॉटेड। पर खास बात ये है कि कोई भी गैस की जो ग्राफ था, देखो टेम्परेचर बढ़ने पे वॉल्यूम बढ़ती है, तो ये ग्राफ ऐसे आएंगे लीनियर, तीनों ग्राफ चारों ग्राफ लीनियर आएंगे, ठीक है। पर ये सारे ग्राफ्स को जब वो वापस पीछे की तरफ पॉइंट कर रहा था तो वो सारे एक ही टेम्परेचर पे मिल रहे थे, वो था -273.15। तो हमें पता नहीं था, तो हमने उस टाइम पे इसको एब्सोल्यूट जीरो नाम दिया। क्या नाम दिया? एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो इज द लोएस्ट टेम्परेचर। क्यों? सारी गैसेस की वॉल्यूम क्या हो जाती है एब्सोल्यूट जीरो पे? जीरो। क्या हो जाती है? सारी गैसेस जीरो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। जीरो वॉल्यूम हो सकती है किसी गैस की? नहीं, पर ये ग्राफ कह रहा है कि हो सकती है। ग्राफ कह रहा है कि अगर हम -273.15 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गए तो गैसेस की वॉल्यूम जीरो हो जाएगी। तो इसलिए हाइपोथेटिकल है, हम वहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी, सांस कैसे आएगी। तो पॉइंट इज दिस कि सारी गैसेस ऑक्यूपाई करती हैं जीरो वॉल्यूम एट -273.15 एंड दिस इज वॉज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। अच्छा, तो एब्सोल्यूट जीरो इज ऑल्सो इक्वल टू 0 केल्विन। किसके इक्वल है? 0 केल्विन के। -196 तक तो हम पहुंचे हुए हैं, उससे भी लोअर टेम्परेचर हम जा सकते हैं, पर 273 तक तो नहीं, ठीक है, माइनस में। अच्छा, तो नहीं, हम सर्वाइव नहीं कर सकते, पर प्रिजर्व रहते हैं। तो सारे स्टेम सेल्स, सारे के सारे सीड्स और इन सब बायोलॉजिकल सैंपल्स को -196 पे प्रिजर्व करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन। क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। आइंस्टाइन का दिमाग भी वही है अभी। कल को अगर हम ब्रेन से रिवाइव कर सके तो आइंस्टाइन को कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ वैसे क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। हाँ, वो सैंपल तो ख़राब नहीं होता, ये कंफर्म है, पर हमें रिवाइव करने की टेक्निक नहीं आती। मतलब हाँ, वो उसकी सब चीज़ें रुक जाएंगी -196 पे, सारा बॉडी मेटाबॉलिज्म सब रुक जाएगा क्रायो प्रिजर्वेशन में। ना कुछ ख़राब होगा, ना कोई बैक्टीरिया फंगल। पर पॉइंट इज़ दिस, अभी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो इंसान क्रायो प्रिजर्वेशन में गया है उसको बाहर कैसे लाए, उसे ज़िंदा कैसे करें, ठीक है। प्रिजर्व तो रहता है, ये कंफर्म। नेक्स्ट, तो गेलो-जैक्स लॉ थर्ड लॉ है, पर इससे पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं। मैंने बोला था ये बताएंगे कि टेम्परेचर कैसे पता लगेगा कि कौन सा लो टेम्परेचर कौन सा हाई टेम्परेचर। अगर मैं तुम्हें एक ग्राफ दे दूंगा और उसमें बोलूँ ये ग्राफ बनाया और इसमें बोलूँ कि बताओ कौन सा हाइयर है, T1 T2 T3, तो तुम कैसे पता लगाओगे? कौन सा लॉ कैसे लगाओगे बताओ? किससे? एंगल से। कैसे बताओ? जो ज़्यादा एंगल होगा। पर हाँ, इसमें कहाँ से एंगल लाएंगे? इसमें नीचे, यहाँ वाला। अच्छा, इसका देखो तरीका क्या है। तुम्हें अगर पता लगाना है कि टेम्परेचर कौन सा हाईएस्ट है, ग्राफ बनाता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया। हमने पहला ग्राफ किया था P वर्सेस V। अब मैं उल्टा कर देता हूँ, V वर्सेस P। मैंने उल्टा कर दिया ग्राफ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया, V और P का ग्राफ कैसा होता है? इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इनवर्स का ग्राफ बना दिया, एक इनवर्स, दूसरा इनवर्स। हाँ बोलो उदयन, क्या बोलना चाह रहे हो?
तो मैं ये बोल रहा था जैसे वो जो स्ट्रेट वाला था मतलब जिसके अंदर 1/v और p वाला था, फिर उसके अंदर तो अगर जिसकी वॉल्यूम कम होगी उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो तू सही कह रहा है, सही कह रहा है। अब इसमें बता दे T1 हाईएस्ट या T2? सर उसमें T1 T1 क्यों? इसे तुक्का भिड़ा। फिर तू अच्छा, पहली बात तुम करना क्या चाह रहे हो? तुम V और T के बीच में रिलेशन देखना चाह रहे हो, है ना? तो उसके लिए क्या फिक्स रहना चाहिए? प्रेशर। क्योंकि अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन देख रहे हैं तो प्रेशर को क्या करना है? फिक्स। प्रेशर को फिक्स कैसे करते हैं? ऐसे हमने एक लाइन बना दी, ये प्रेशर क्या हो गया? फिक्स। इस लाइन के अंदर प्रेशर फिक्स है, तो ये लाइन आइसोबार बन गई। क्या बन गई? आइसोबार, है ना? तो अब इस प्रोसेस ये दो चीज़ें जो इस लाइन पे आ रही हैं, इन दो से हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इस पे अगर मैं इसको आगे लेके जाऊं तो ये आया V1, क्या आया? और ये क्या आया? V2। ये आया V1 और ये आया V2। ठीक है, अब V1 हाइयर है या V2? ये तो दिख ही रहा है, V2 इज हाइयर, तो V2 इज हाइयर देन V1। और अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अगर V2 हाइयर है और हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, तो चार्ल्स लॉ से T2 शुड बी हाइयर देन T1। समझ आया ये एक्सप्लेनेशन? दोबारा तुम्हें करना है, ये बनाओ जल्दी से, नेक्स्ट तुम करके दिखाओगे। चार्ल्स लॉ आइसोबैरिक होता है? नहीं, हाँ, चार्ल्स लॉ आइसोबार पे लगता है, क्योंकि V और T के बीच में तो P शुड बी कांस्टेंट। यस, नोटेड। अच्छा, अब मैं दूसरा ग्राफ दूँ तो तुम बना लोगे, बता दोगे? तो बताना है P1 P2 में से कौन हाइयर है? P2 हाइयर है। सबको लग रहा है? नहीं सर, एक सेकंड सॉल्व करो। सर P1 ज़्यादा है, P1 ज़्यादा है। क्योंकि P1 के लिए वॉल्यूम कम है, तो ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। मैं एक परी पलक नहीं समझ आया। अच्छा देखो, मेरी बात सुनो, हमें P1 और P2 में रिलेशन चाहिए। अब P और T का रिलेशन तुम्हें पता है या P और V का पता है? P और T। P और V का बॉयल्स लॉ होता है। बॉयल्स लॉ मुझे पता है। बॉयल्स लॉ कब लगेगा? जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगी या टेम्परेचर कांस्टेंट होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो दैट मीन टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के लिए टेम्परेचर की एक लाइन बना दी। अब टेम्परेचर क्या हो गया? कांस्टेंट, इस लाइन पे। ठीक है, इस लाइन पर इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे बनेगा V1 और इस पे बनेगा V2। कौन सा हाइयर है? फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी V2 इज हाइयर देन V1। V2 बड़ा है, V1 छोटा है। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, हाँ, बॉयल्स लॉ इनवर्स होता है। तो अगर V1 छोटा है तो P1 विल बी ग्रेटर देन P2। P1 विल बी ग्रेटर देन P2। समझ आया? नेक्स्ट कर पाएंगे?
सर वो टेम्परेचर ना भी कांस्टेंट करे तो इनका प्रेशर से नीचे लाइन बना नहीं सकते। कौन सा लॉ लगाएगा? प्रेशर कांस्टेंट करेगा तो वो दूसरा लॉ लगेगा। कि अगर प्रेशर इसके नीचे, अच्छा ठीक है, तूने प्रेशर कांस्टेंट कर लिया, वॉल्यूम कांस्टेंट करा ना फिर तूने, कुछ भी नहीं किया। मैंने प्रेशर से वॉल्यूम की तरफ प्रेशर डॉट लाइन बना दी। उससे क्या होगा? कोऑर्डिनेट से उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा फिर। कुछ होगा नहीं, ठीक है, समझ आया? एक और ट्राई करोगे? ठीक है, तो सर ऐसे ग्राफ क्वेश्चन आते हैं हाँ तभी तो करा। पहले एग्जाम में। हाँ ये भी लिखा है 1/t। मतलब यूनिवर्सिटी को क्वेश्चन है वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम और 1/t का रिलेशन देख रहा हूँ। ऐसे भी नहीं का क्यों? इनको ऐसे भी होगा ना, वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्ट होता है। अच्छा हाँ, डायरेक्टली क्वेश्चन होता है, सही कह रहे हो। मुझे पी और टी का देना, उसका देना था। ये यूनिवर्सिटी हो गई ना सर। अभी हमने चार्ल्स लॉ किया था, कौन सा किया था? चार सही नहीं, नहीं सर, अगर 1/t है तो ये ऐसे बनेगा ना, ऊपर से नीचे ऐसे जो बनते हैं। ऐसे वाले। हाँ 1/t वाले तो ऐसे बनेंगे 1/v1/t। और ये होगा P1 और ये होगा P। सर पुराने वाला काट दें। तवंदीप बताओ जरा, कौन हायर है, P1 या P2? सर P1। P1। क्या कहते हो, P1 या P2? नहीं समझ आया परी? सर P2 नहीं होना चाहिए। P2 देखते हैं। अच्छा, तुम्हें इन दो के बीच में ज़्यादा रिलेशन पता है या इन दोनों के बीच में ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो? P और V में ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो क्योंकि बॉयल्स लॉ तुम्हें पता है, तो तुम्हें P और V में रिलेशन देखना है तो इसको कांस्टेंट कर दो, टेम्परेचर को। जब मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट या 1/t दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, तो इस प्रोसेस में आएगा मेरे पास फिर से ये आएगा V2 और यहाँ पे आएगा V1। कौन बड़ा है, V1 या V2? V1 बड़ा है, स्केल पे देखो, V2 छोटा है और V1 बड़ा है। सर ऐसे क्यों लिखोगे? कैसे गया? ये P2 का ग्राफ है तो इससे V2 आएगा। तो दोनों इक्वल ही तो है। इक्वल कैसे है? ये V का स्केल है ना, V इतना है तो V1 इतना है, V की स्केल पे है ना, तो कौन बड़ा हुआ? V1। फ्रॉम ग्राफ वी नो V1 इज ग्रेटर देन V2। अब V1 V2 से बड़ा है तो P1 P2 से छोटा हो। हाँ, P1 will be smaller than P2। P2 is great। और लिखी है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। हाँ, according to Boyle's law। क्यों? टेम्परेचर इन्वर्सली था ना, टेम्परेचर को तुमने कांस्टेंट ही कर दिया तो उसका फर्क ही नहीं पड़ा। हो गया? अभी भी नहीं हो पाया तुम लोगों से, कुछ कुछ बच्चों से ही हुआ। एक और दूं क्या? इनवर्स वाला ही देना। एकदम प्रेशर वर्सेस 1/v कर लेते हैं। तो ये है T1 T2। तुम सोचो कौन सा लॉ तुम्हें पता है? टेम्परेचर का तो सर टेम्परेचर टेम्परेचर तो बताना है हमें। इसमें कांस्टेंट हो सकता है, टेम्परेचर नहीं ना। नहीं। चार्ल्स लॉ P और T तो होते हैं। V और T तो होते हैं। मैंने लिखा था चार्ल्स लॉ। V और T को होता है प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे।
T1 बड़ा T1 बड़ा है। अच्छा ठीक, कौन सा लगा रहे हो? T1 बड़ा है। चार्ल्स लॉ लगा रहे हैं, तो चार्ल्स लॉ लगाने के लिए हम P को कांस्टेंट रखेंगे और फिर हमारे पास आएगा 1/v2 और 1/v1। ये किया था या v2 v1 ले लिया था? किया था। अच्छा कौन सा बड़ा है, 1/v2 या 1/v1? 1/v2 बड़ा है। From the graph we can see 1/v2 is greater than 1/v1. So that means v2 is smaller than v1. v1 बड़ा है, v2 छोटा है। अगर v1 बड़ा है, v2 छोटा है, तो t1 बड़ा है और t2 छोटा है, यूजिंग चार्ल्स लॉ। हाँ V2 V1 से बड़ा है। 1/v2 ग्रेटर था 1/v1 से, सो मैंने इसको V1 में ले लिया तो गलती होगी। नहीं आदमी सॉल्व तो ऐसे कर आंसर से क्या है हाँ आंसर से नहीं आया, पर ये फन बट इट इज तूने v1 v2 ले ही नहीं सकता, ये 1/v का स्केल है तो 1/v ले सकता है। और दूसरी बात, अगर ऐसे था तो v2 बड़ा आया v1 से, बट वो से पर v2 तो छोटा आया v1 से, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा एक सेकंड, ये मैंने गलत लिख दिया। v2 हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v और t चार्ल्स लॉ से, V और T तो तेरा आंसर आना चाहिए था v2 बड़ा होना चाहिए था v1 से, गलत आया। आंसर सही है मेरा, पर वो लिखा है नहीं गलत ही आया है, पूरे गलत आया, यहीं से गलत हो गया ना, वो आ जाएगा। नहीं आएगा, हाँ यहीं से गलत हो गया। हाँ तो मैंने V2 और V1 निकाले नहीं, मैंने सीधा 1/v1 और 1/v2 के हिसाब से लिख दिया V2 और T1। हाँ तो उससे कैसे लिखेगा? मतलब अगर जैसे 1/v1 छोटा है तो 1/t2 और 1/v1 1/t1 ले लेगा तू। हाँ हाँ तो उससे भी कर सकता है। बोलो क्या कह रहे हो? सर चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम रहता है। सेम नहीं रहता, प्रोपोर्शनल होता है। हाँ प्रेशर और मोल्स फिक्स हाँ सेम रहता है, डायरेक्ट मोशन होता है, इसलिए V2 अगर छोटा और T2 भी इस वजह से छोटा होता है। हाँ ठीक है, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत हैं इसमें और थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी बहुत है। ठीक है, तो अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।